हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो होगी क्लास 10th के 13th चैप्टर का पार्ट 2। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक इसका नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इस पर लाइक्स और शेयर्स कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे चलकर आपको और क्वालिटी वीडियोज़ दे सकें। तो आज का हमारे बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो है वियतनाम अगेंस्ट 2 कोलोनाइजर्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे वियतनाम कंट्री ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया। चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले सब टॉपिक की तरफ, जो कि है द कॉलोनियल एक्सपीरियंस। मिड 19th सेंचुरी में ही फ्रांस ने वियतनाम पर अपना पूरा कंट्रोल करना, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। उन लोगों ने एक वियतनामीज एम्परर को रूल करने तो दिया था, लेकिन सिर्फ एक पपेट की तरह, क्योंकि पीछे से सारा कंट्रोल इन पर फ्रांस ही कर रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई थी। लोगों के लाइफ पर उन लोगों ने इतना अच्छे से कंट्रोल किया था, उनके कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के थ्रू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो है एक्सपोर्ट्स, लैंडलॉर्डिज्म एंड पीजेंट्स। फ्रेंच कोलोनाइजर्स वियतनाम को एक मेजर राइस एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे, जिसके लिए इन लोगों ने एक 3-fold प्लान बनाया, यानी कि 3 पार्ट्स का प्लान बनाया। जिसका सबसे पहला पार्ट था इम्प्रूविंग इरिगेशन, जिसके अंडर इन लोगों ने वहाँ पर कई सारे कैनाल्स बिल्ड किए मेकोंग डेल्टा में। इस डेल्टा में से मेकोंग रिवर फ्लो हुआ करती थी, जिसकी वजह से यहाँ की लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी। और फोर्स्ड लेबर का यूज़ करके इन लोगों ने यहाँ पर अच्छी मात्रा में राइस उगाना स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड स्टेप था सपोर्टिंग लैंडलॉर्ड्स, जिसके अंडर ये लोग लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट और एनकरेज करते थे उनकी लैंड पर जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसे इंक्रीज़ करने के लिए। और लास्ट स्टेप था प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल ट्रेड, यानी कि ये लोग मार्केट को भी हेल्प करते थे रबर और राइस, इन दोनों क्रॉप्स को सेल करने में। इन्हीं एफर्ट्स की वजह से इनका राइस प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता चला गया, जिसकी वजह से आने वाले ईयर्स यानी कि 1931 तक वियतनाम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मेजर राइस एक्सपोर्टर बन चुका था, अपनी 2/3 ऑफ क्रॉप को सेल करने के बाद। अब अपने इस ही ट्रेड को मेंटेन और सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने वियतनाम के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करना स्टार्ट किया, जैसे कि रोड्स और रेलवेज। इन लोगों ने एक रेलवे नेटवर्क भी वहाँ पर बिछाया और उसे एक्सटेंड करते हुए इन लोगों ने एक इंडो चाइना रेलवे नेटवर्क बनाया, जो कि वियतनाम को चाइना से कनेक्ट करता था। कॉलोनियल वियतनाम में इकोनॉमी मेनली राइस और रबर की वजह से बढ़ती जा रही थी। फ्रेंच और कुछ रिच वियतनामीज जो इनके साथ मिले हुए थे, ये लोग कई अलग अलग टाइप के प्लांटेशंस को ओन किया करते थे, जिसमें ये लोग बाउंडेड लेबर्स का यूज़ किया करते थे, यानी कि वो लेबर जिसे डेब्ट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर ये लोग अपने साथ बाउंड कर लेते थे काम करने के लिए। फ्रेंच ने यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अभी तक नहीं डाली थी, तो इसीलिए कंट्री में अब भी फार्मिंग ही डोमिनेट किया करती थी। और कंट्री साइड पर जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, ये लोग फार्मर्स से उनकी लैंड का कंट्रोल ले चुके थे, तो इसीलिए अब इन फार्मर्स को टेनेंट फार्मर्स की तरह काम करना पड़ रहा था। टेनेंट फार्मर्स वो होते हैं जो लोग उस लैंड पर वो लोग काम तो करते हैं, लेकिन वो उस लैंड के ओनर नहीं होते। और ऐसे ही काम करते रहने की वजह से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स वर्स्ट होते जा रहे थे, क्योंकि उनके डेब्ट्स बढ़ते जा रहे थे। उनके पास उनकी खुद की लैंड नहीं थी, जिसके ऊपर से उन्हें रेंट्स, इंटरेस्ट और हाई टैक्सेस भी पे करना पड़ रहा था। और 1930s तक ये सिचुएशन वर्स्ट होती चली गई, क्योंकि कई रीजन्स में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लैंडलेस हो चुकी थी। और 1938 तक कई रीजन्स जैसे कि अन्नम में 53%, टॉनकिन में 58% और कोचिन चाइना में 79% तक फैमिलीज लैंडलेस होती चली गई। उस टाइम जो बचे कुचे लोग थे जिनके पास अपनी खुद की लैंड बची हुई थी अभी तक, वो लोग खुद ही स्टारवेशन से गुजर रहे थे। तो आप लोग इतना तो सोच ही सकते हैं कि जिनके पास लैंड्स नहीं थी उनका क्या हुआ होगा। जो पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स के लैंड्स रेंट्स पर लिया करते थे अपनी खुद की वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए, उन लोगों को लैंडलॉर्ड्स को ये रेंट 2 अलग अलग वेज में पे करना पड़ता था। सबसे पहले तो वो लोग उस ज़मीन पर जो भी प्रोडक्ट उगाते उन्हें उसका कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था। और सेकेंडरी में ये लोग वहाँ पर जाकर लैंडलॉर्ड्स के जितने भी फार्म्स, हाउसेस वगैरह हैं वहाँ पर भी जाकर काम करते थे। फिर ये लोग उन लैंडलॉर्ड्स को अलग अलग तरीके के टैक्सेस भी पे किया करते थे, जिसके बाद इनको खुद के खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचता था। तो फिर ये लोग उन्हीं सेम लैंडलॉर्ड्स के पास जाकर कुछ राइस और मनी उधार ले लिया करते, जिसकी वजह से इनके डेब्ट्स और बढ़ते चले गए। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो है द सिविलाइजिंग मिशन।
ब्रिटिशर्स की ही तरह फ्रेंच कॉलोनाइजर्स को भी ऐसा लगता था कि इनकी कॉलोनीज में रहने वाले लोग अनसिविलाइज्ड है और अब इन्हें मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में फ्रेंच को ही सिखाना पड़ेगा। तो अब लोगों को सिविलाइज्ड करने के लिए इन लोगों को एजुकेशन ही एक टूल लगा। अब इस पर भी लेकिन इन लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे। सबसे पहले तो इन्हें एक लोकल वर्कफोर्स चाहिए थी जो कि एजुकेटेड हो, ताकि वो लोग इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में कुछ मदद कर सके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये इन लोगों को ये डर भी था कि अगर लोग एजुकेटेड हो गए तो लोग फ्रेंच रूल को क्वेश्चन करेंगे और फ्रेंच कॉलोनाइजर्स की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करेंगे या फिर उसे चैलेंज ही कर देंगे। और फ्रेंच सेटलर्स यानी कि कोलन्स जो अब वियतनाम में रहा करते थे, वो लोग भी वियतनामीज एजुकेशन के खिलाफ थे, क्योंकि इसकी वजह से उनकी जॉब्स पर भी खतरा आ सकता था। तो इसीलिए ये लोग भी वियतनामीज एजुकेशन को रेसिस्ट किया करते थे। स्कूल में भी सिर्फ कुछ ही वियतनामीज एलाइट्स को हायर एजुकेशन अलाउड थी। यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन तो वियतनामीज लैंग्वेज में पढ़ाई जाती थी, लेकिन हायर एजुकेशन सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में ही होती थी। इसीलिए इन कुछ लोगों में से भी बहुत ही कम लोग थे जो फाइनल एग्जाम्स में पास हो पाते थे। और इनके स्कूल टेक्स्ट बुक में से भी फ्रेंच के जितने भी रूल्स हैं, फ्रेंच के रूल्स रेगुलेशन और फ्रेंच की कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई कर दिया जाता था। इन्हें ये बताया जाता था कि कैसे फ्रेंच कॉलोनियल रूल यहाँ पर वियतनाम में बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो है इमर्जेंस ऑफ वियतनामीज नेशनलिज्म। कॉलोनियल वियतनाम में टीचर्स और स्टूडेंट्स हमेशा फ्रेंच करिकुलम यानी कि उनके सब्जेक्ट्स को फॉलो नहीं किया करते थे। कुछ लोग इसे ओपनली अपोज करते थे और कुछ लोग क्वाइटली रेस्ट्रिक्ट करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर प्राइमरी क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा वियतनामीज टीचर्स की हायरिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर कंट्रोल करना फ्रेंच के लिए हार्डर होता चला गया। कुछ टीचर्स ने तो लेसन्स को मॉडिफाई करके फ्रेंच रूल को क्रिटिसाइज करना भी स्टार्ट कर दिया था। फ्रेंच कॉलोनियल रूलर्स ने यहाँ पर वियतनामीज एजुकेटेड पीपल को प्रेस्टिजियस यानी कि वाइट कॉलर जॉब्स करने से रोकने की कोशिश की, जिसके अगेंस्ट वियतनामीज स्टूडेंट्स ने भी फाइट बैक किया, क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एजुकेटेड पीपल कि वो लोग भी अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचें। जिसकी वजह से स्टूडेंट्स, फ्रेंच रूलर्स और वियतनामीज एलाइट्स के बीच में टेंशन्स क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें से फ्रेंच रूलर्स और जितने भी कॉलोनियल एलाइट्स थे इन्हें यह डर था कि कहीं ये लोग अपनी पावर खो ना बैठे। यहाँ पर 1920s तक इन्हीं स्टूडेंट्स ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि यंग अन्नम को बनाया और कई नेशनलिस्ट जर्नल्स को पब्लिश करना शुरू किया एज अन्नमीज स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स पैट्रियोटिज्म से इंस्पायर्ड थे और ऐसे ही अपनी खुद की कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए भी लड़ना चाहते थे। कुछ वियतनामी स्टूडेंट्स तो जापान भी गए हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए, ताकि वो लोग वापस आकर अपनी कंट्री में अपने गोल्स को पूरा कर सके। जो गोल्स थे कि वो लोग फ्रेंच को निकाल फेंके और वहीं से अपनी कंट्री वियतनाम का रूल को वापस रिस्टोर कर सके, और उन्हें उस पपेट एम्परर को भी वहाँ से निकाल फेंकना था और अपनी न्यू डायनेस्टी यानी कि न्यूएन डायनेस्टी को भी रीएस्टैब्लिश करना था, जिसे कभी फ्रांस ने हटा दिया था। ये लोग चाइना में हो रहे सन याट सन के रिपब्लिक रेवोल्यूशन से भी इंस्पायर्ड थे और चाहते थे कि इनकी कंट्री में भी एक ऐसे ही रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश हो। बाद में यही वियतनामी स्टूडेंट्स फ्रेंच, यूएसएसआर और चाइना गए ताकि वो लोग न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में जान सके। इन लोगों ने ट्रैवल किया ताकि ये लोग इन्हीं न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली फ्रेंच कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ सके। 1930s के ग्रेट डिप्रेशन का वियतनाम पर सीरियस इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि इनके जो दो की क्रॉप्स थे यानी कि रबर और राइस, इन दोनों के रेट्स यानी कि प्राइसेस तेज़ी से नीचे गिरते जा रहे थे, और वैसे ही यहाँ के रूरल एरियाज़ के लोगों के डेप्थ्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन पुअर पीजेंट्स के प्रोटेस्ट को देखते हुए इन्हें सप्रेस करने के लिए यहाँ पर फ्रेंच पीपल ने अपने प्लेन से इनके ऊपर बॉम्बिंग कर दी। अब फरवरी 1930 में हो ची मिन, जिन्होंने अपना टाइम फ्रांस और यूएसएसआर में बिताया था, यहाँ पर आकर इन्होंने एक न्यू पार्टी की फाउंडेशन की, जो थी वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी को उन्होंने बाद में रीनेम भी किया एज इंडो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी उन्होंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि यूरोप में हो रहे कम्युनिस्ट मूवमेंट से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। मीनवाइल जापान को साउथ ईस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना था, तो इसके लिए 1940 में जापानीज़ ने वियतनाम को भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब वियतनामीज़ लोगों को यहाँ पर दो लोगों से अलग अलग लड़ना था।
जो थे सबसे पहले जापानीज ऑक्यूपायर्स और नेक्स्ट फ्रेंच कोलोनाइजर्स। लेकिन यहाँ पर फ्रेंच पीपल वीक हो चुके थे क्योंकि उनकी खुद की कंट्री जो कि है फ्रांस, उसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर वहाँ पर हिटलर ने ऑक्यूपाई कर लिया था। वियतनामीज नेशनलिस्ट ने एक ग्रुप बनाया खुद का जिसका नाम था लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, शॉर्ट में वियतमिन। इन वियतमिन्स ने जापान से लड़कर 1945 में अपनी एक सिटी जो कि है हैनोई सिटी को सितंबर में रिकैप्चर कर लिया और डिक्लेयर कर दिया फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, जिसके चेयरमैन थे हो ची मिन। अगस्त 1945 में जब वियतमिन्स पावर में आए तो इन लोगों ने तेज़ी से रिस्टोरेशंस करना स्टार्ट कर दिया। लैंड के जितने भी रेंट्स थे, इन लोगों के जितने भी लैंड रेंट्स थे उसे इन लोगों ने 25% तक पहले तो रिड्यूस करवा दिया था। और जितने भी टेनेंट फार्मर्स थे जिसे अपने लैंड रेंट्स के साथ में कई सारे सेकेंडरी और आउटस्टैंडिंग रेंट्स भी लैंडलॉर्ड्स को पे करना पड़ रहा था, उन रेंट्स को भी इन लोगों ने कैंसिल करवा दिया। और जितने भी इनकी कंट्री में फ्रेंच लैंडलॉर्ड्स थे और वियतनामीज एलाइट्स या फिर इनके ट्रेडर्स थे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड्स थी, उनसे भी इन लोगों ने लैंड्स छीन कर दोबारा से उसे पूर पीजेंट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ जो कि है द न्यू रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। वियतनाम के रिपब्लिक बनने के बाद में भी इन लोगों को कई अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था क्योंकि फ्रांस वियतनामीज पपेट रूलर बाओडाइन की हेल्प से अपनी कंट्रोल को रीगेन करने की कोशिश कर रहा था और हो ची मिन के नेशनलिस्ट ग्रुप वियतमिन को फ्रेंच की मिलिट्री प्रेशर की वजह से हिल्स पर जाकर रहना पड़ा। 8 साल तक इन लोगों के बीच में फाइट चलती रही, जिसके बाद फाइनली 8 साल के बाद 1954 में डिएन bien पू में इन लोगों ने फ्रेंच को हरा दिया, जहां पर इन लोगों ने 16,000 से भी ज़्यादा फ्रेंच के सोल्जर्स और उनके ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया था। जिसके बाद इन लोगों ने गेनवा में जाकर पीसफुली नेगोशिएट करने के बारे में सोचा। अब नेगोशिएट करने के बाद ये लोग इस बात पर राज़ी हुए कि इन लोगों को वियतनाम कंट्री को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। अब हो ची मिन और उनका कम्युनिस्ट ग्रुप दोनों जाकर नॉर्थ वियतनाम को कंट्रोल करने लगे और साउथ वियतनाम को वही पुराना पपेट एम्परर कंट्रोल कर रहा था, जिसे जल्द ही एक नए एम्परर जिसका नाम था न्यो दिन दियाम ने रिप्लेस कर दिया। अब इस दियाम ने यहाँ पर आकर अपनी नई गवर्नमेंट जो कि सप्रेसिव और डिक्टेटोरियल थी उसकी शुरुआत की। अपने जितने भी ऑपोजिशन में लोग थे उन सभी को सप्रेस कर दिया और इसके खिलाफ जिसने भी बोलने की हिम्मत की उसे सीधा जेल भिजवा दिया, जिसकी वजह से एनएलएफ यानी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का एक ग्रुप बना जो कि किंग को अपोज करता था। नॉर्थ वियतनाम की बात करें तो यहाँ पर वियतमिन जितने भी हैं वो लोग पहले से ही अपने जितने भी लैंड रिफॉर्म के प्रोग्राम्स थे उसे दोबारा कंटिन्यू कर ही रहे थे। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन 1954 के बाद इन लोगों ने एग्रेसिवली जापानीज और फ्रेंच लैंडलॉर्ड से उनकी लैंड्स लेकर पूर पीजेंट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कई जितने भी पूर वियतनामीज पीजेंट्स का खुद की लैंड लेने का जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। अब अपना ड्रीम पूरा होने के बाद ये सारे लोग वियतमिन्स को सपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से वियतमिन का सपोर्ट भी बढ़ता चला गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट सब टॉपिक की तरफ जो कि है द एंट्री ऑफ यूएस इनटू द वॉर। नॉर्थ वियतनाम यानी कि हो ची मिन की गवर्नमेंट के सपोर्ट से यहाँ पर एनएलएफ ने अपनी लड़ाई पूरी कंट्री को यूनिफाई करने के लिए अपनी लड़ाई स्टार्ट की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनकी इस पर्सनल वॉर में यूएस का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ। तो यहाँ पर यूएस को ये डर था कि अगर ये सारी कंट्री एक बार यूनिफाई हो जाएगी तो यहाँ पर तेज़ी से इस रीजन में कम्युनिज्म फैलने लगेगा, तो सारी दूसरी कंट्रीज़ भी इनसे इंस्पिरेशन लेने लगेंगी। तो इसी डर के चलते यहाँ पर यूएस ने अपनी मिलिट्री और वेपन्स को भेजा साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट के सपोर्ट में, और यहाँ से शुरू हुआ एक इंटेंस वियतनामीज वॉर। 1956 से लेकर 72 तक ओवर 3.4 मिलियन यूएस सोल्जर्स ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। अपने पास एडवांस टेक्नोलॉजी और गुड मेडिकल केयर होने के बावजूद इन दोनों कंट्रीज़ के लिए ये वॉर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि यूएस को तो हैवी लॉसेस सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर उनके 47,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स इस वॉर में मारे जा चुके थे और 3 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स वुंडेड यानी कि ज़ख्मी थे और 23,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स इनके 100% डिसेबल यानी कि परमानेंटली डिसेबल हो चुके थे। यूएस के लिए ये वॉर लॉन्ग, डेडली और डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सुपीरियर मिलिट्री पावर्स होने के बावजूद ये लोग एनएलएफ और वियतमिन के खिलाफ ये वॉर जीत नहीं पा रहे थे और इन्हें इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था।
ये वियतनाम वॉर का फेस काफ़ी ज़्यादा डेडली था, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों की कंट्री में थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स आ गए थे अपने हैवी वेपन्स, टैंक्स, पावरफुल बॉम्बर्स लाइक B-52 के साथ। ये सारे वेपन्स वाइड स्प्रेड अटैक्स के लिए यूज़ किए जाते थे, जिससे मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता था। US मिलिट्री ने कई केमिकल वेपन्स का भी यहाँ पर यूज़ किया था, ताकि वो लोग इनके एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके सिविलियंस को भी हार्म पहुँचा सके, जिनमें से अब कुछ हम जानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर नैपाम था, एक ऐसा बॉम्ब जिससे सिवियर बर्न्स हो सकते थे और ह्यूमंस को भी हॉरिफिक डैमेज हो सकता था। नेक्स्ट है एजेंट ऑरेंज, एक ऐसा केमिकल जिससे प्लांट्स और ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाते थे और यहाँ की लैंड सालों के लिए बैरन हो जाती थी और यहाँ पर रहने वाले ह्यूमन बींग्स को लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स होते थे। और लास्ट यहाँ पर है फॉस्फोरस बॉम्ब्स, जिससे भी इंटेंस बर्न्स और डैमेज हो सकता था। इन वेपन्स को यूज़ करने की वजह से विलेजेस और जंगल्स दोनों में ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से कई सिविलियंस की भी मौत हुई। US के पॉलिसी प्लानर्स ने यहाँ पर वियतनाम की नेशनलिज्म की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि इसी नेशनलिज्म ने उन्हें मोटिवेट किया था एक्शन लेने के लिए, उन्हें इंस्पायर किया था अपनी कंट्री के लिए सैक्रिफाइसेस देने में। US का तो बिलीव था कि ये एक छोटा सा नेशन है, जिसे उनकी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड US आर्मी के मिलिट्री के आगे ये लोग नहीं टिक पाएंगे। US ने तो उन पूर पीजेंट्स की भी कमिटमेंट को मिसजज कर दिया था, जो लोग सालों से लैंडलॉर्ड्स के नीचे दबे हुए थे और इतने सालों के बाद उन्हें अपनी लैंड्स वापस मिली थी। ये पीजेंट्स भी कंट्री के लैंड रिफॉर्म्स और नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड थे और अपने ऊपर फॉरेन डोमिनेशन को देखकर इनकी फाइट करने की भी डिटर्मिनेशन और ज़्यादा बढ़ गई थी और इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया इन डिफीटिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मीज इन द वर्ल्ड। इस वॉर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट US पर भी पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर कई अमेरिकन्स ने अब अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था ऐसे वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले तो जीतना मुश्किल था और सेकेंडरी ये बात थी कि यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अभी तक जितने भी रीजंस दिए थे इस वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए जनरल पब्लिक को, वो रीजंस पब्लिक को थोड़े से भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व होना चाहती है, स्पेशली तब जब अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा टाइम, पावर और मनी इस वॉर पर स्पेंड किया जा रहा था। ऊपर से गवर्नमेंट वॉर में लड़ने के लिए कंट्री के यूथ को सेलेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से पब्लिक का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता चला गया, जिसके बाद कंट्री में कई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। इन सब चीज़ों को और अपनी पब्लिक के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को देखते हुए US गवर्नमेंट ने ये सोचा कि उन्हें एक पीसफुल नेगोशिएशन करना चाहिए, जिसके बाद जनवरी 1974 में पेरिस में एक पीसफुल सेटलमेंट हुआ, जिसके साथ ही US का इस वॉर से इन्वॉल्वमेंट भी खत्म हो गया। लेकिन साइगन रीम यानी कि साउथ वियतनाम गवर्नमेंट और NLF के बीच उनकी लड़ाई जारी रही और अप्रैल 30, 1975 में NLF ने यहाँ पर साइगन का प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑक्यूपाई कर लिया था। एज अ रिजल्ट वियतनाम का यूनिफिकेशन हो गया अंडर कम्युनिस्ट रूल। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जानती हूँ कि 10th क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।